हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कक्षा 7वीं के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पाठ 4 से, यानी ऊष्मा से। हमारे पास जो NCERT की किताब है बच्चों, उसमें जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं कुल 11 प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो प्रश्नोत्तर के तौर पर हमने नहीं पढ़े। हमने जब अभ्यास के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी, जैसे तापमापी किसे कहते हैं, सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था बच्चों कि संवहन विकिरण में क्या अंतर है। ये बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो आज उन्हीं सीखी हुई बातों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि हम पाठ चाहे कितने भी अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें, लेकिन जब तक प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ते हैं हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम क्या लिख कर आए आखिर पेपर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे और आप जो लिख कर आए आप अपने आप में श्योर रहें कि मैंने सही लिखा है, तो आप प्रश्न उत्तर जरूर पढ़ें। और वीडियो को बेटा अंत तक देखना, कोई प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 7वीं 8वीं कक्षा तक जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्न आपके अभ्यास के ही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उस अतिरिक्त प्रश्न के बारे में भी हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास है पाठ 4 ऊष्मा अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी या थर्मोमीटर के बीच में समानताएं तथा अंतर लिखिए। यानी आपको 2 समानताएं और 2 बेटा अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मोमीटर में समानताएं तथा अंतर निम्नलिखित हैं। पहले अगर हम समानता की बात करें तो दोनों का सिद्धांत ताप से पदार्थ फैलते हैं, इस पर काम करता है। दोनों का सिद्धांत एक जैसा ही है कि ताप से पदार्थ फैलते हैं। आप कहोगे सर हमने जब पढ़ा था तब तो ऐसा कुछ आया नहीं। आया था इनडायरेक्ट तरीके से। आपने नोटिस किया कि जब मैंने पाठ पढ़ाया था आपको तो मैंने बोला था कि जब तापमान पारे के अंदर जाता है तो पारा फैलता है, और जिसकी वजह से वो जो आपके पास कांच की नली होती है ना, उसमें से वो बढ़ता है, ऊपर तक जाता है ना। तो वही कह रहा है कि दोनों इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सिद्धांत का नाम याद रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके टीचर को भी शायद ये बात ना पता हो, तो इसीलिए जब आप ये लिखेंगे तो उनको भी पढ़कर अच्छा लगेगा कि बच्चे ने मेहनत की है। और अपने टीचर के साथ डिस्कस जरूर करें, ठीक है। तो कह रहा है क्या, दोनों का सिद्धांत क्या है, ताप से पदार्थ फैलते हैं। और ये बात तो सही है, कोई भी चीज आप देखो बेटा आसपास में, सभी चीजें ताप से फैलती हैं। अब सभी चीजें फैलने का मतलब क्या है, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप ताप से फैलने की बात करें तो पारे में हमने डाल दिया है ना। ताप से फैलने की बात करें तो कोई भी चीज पिघलती है तो फैल जाती है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा है, दोनों पदार्थों का ताप मापने में काम आता है। ठीक है, दोनों में ठीक है, ये समानता है। दोनों में प्राय प्रयोग किया जाता है पारे का। तो ये तो समानताएं हो गई। पहला, दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, ताप से पदार्थ फैलते हैं के सिद्धांत पर। दोनों पदार्थ का ताप मापने में काम आता है। दोनों प्रायः प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर पारा भरा हुआ होता है। अंतर क्या है, उन दोनों में अंतर भी है बेटा। अंतर मुख्य है इसके 2। पहला अंतर, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 के बीच होता है। यानी कि हम प्रयोगशाला तापमापी से -10 डिग्री, -9 डिग्री, -1, 0 से लेकर 110 डिग्री तक माप सकते हैं। जबकि डॉक्टरी थर्मोमीटर यानी कि तापमापी का परिसर सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हमने पढ़ा था बच्चों कि दोनों ही स्केल में डिग्री सेल्सियस का ही इस्तेमाल होता है। पहले हम फ़ारेनहाइट का करते थे, अब डिग्री सेल्सियस का होता है। उसके बाद कह रहा है, प्रयोगशाला तापमापी में बल्ब के पास कोई विभंग या किंक नहीं होता, जिसकी वजह से हमने ये जाना था बच्चों कि प्रयोगशाला तापमापी में ताप जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से घट जाता है, रुकता नहीं है। और इसके पीछे मैंने एक कहानी भी सुनाई थी आपको। अगर वो कहानी मेरी जाननी है तो आप वो चैप्टर वाली वीडियो पूरी देख लें, वहाँ पर मैंने कहानी भी आपसे शेयर की है। तो कह रहा है क्या कि इसमें किंक नहीं होता। किस में नहीं होता, प्रयोगशाला वाले में। जबकि डॉक्टरी तापमापी में यह पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, जिससे कि तापमान
अपने आप ना गिरे, इसीलिए डॉक्टर जो है तापमान मापने से पहले थर्मोमीटर को, तापमापी को झटकाते हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी के प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि जो ऊष्मा चालक है और ऊष्मारोधी है उसके 2 उदाहरण देने आपको। पहला है बेटा ऊष्मा चालक का उदाहरण, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, ये सब आप डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम डाल सकते हैं। ऊष्मारोधी में आप डाल सकते हैं कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये बेटा यहाँ से ऊपर मात्रा हटा देना, लकड़ी, सूखी लकड़ी। तो इस प्रकार से जो है वो आप उदाहरण में लिख सकते हैं। ये सब अपने आप में एक उदाहरण है जो हमें सुचालक और कुचालक के बारे में बेटा जानकारी देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट, जो कि है प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल करेंगे, हमने पूरे पाठ को ढंग से पढ़ा है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलिए पहले खुद ट्राई करते हैं, फिर उत्तर देखेंगे। अगर बेटा आपका कमेंट सेक्शन ऑन है तो आप इसके उत्तर को खुद से देने की कोशिश करें, कमेंट करें मुझे, जिससे कि मुझे भी पता चले कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो आपको समझ में भी आया कि नहीं आया। चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट इसमें क्या कह रहा है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी बताओ। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, वो किसके द्वारा होगी। आपको नहीं लगता इसमें ताप आना चाहिए ना। तो चलो ठीक है, इसमें तो मैंने आपकी मदद कर दी, आप यहाँ पर लिख लेंगे ताप। ठीक है, अभी मेरे को भी नहीं पता, नीचे चेक करेंगे उत्तर। ठीक है, चलिए बाकी के उत्तर आप लोग देंगे। उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। किससे नहीं मापा जा सकता, किससे नहीं मापा जा सकता बताओ। डॉक्टरी थर्मोमीटर से। क्यों नहीं मापा जा सकता डॉक्टरी थर्मोमीटर से। बेटा ये सभी प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं उत्तर आपके देने से पहले दे पा रहा हूं तो इसका मतलब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने उत्तर को पहले कमेंट सेक्शन में भर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो प्ले करके चेक कर लेना। ठीक है, उबलते हुए पानी का ताप किसके द्वारा मापा नहीं जा सकता। पॉइंट टू बी नोटिस, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो किसके द्वारा नहीं मापा जा सकता, डॉक्टरी थर्मोमीटर के द्वारा। क्योंकि उबलते हुए पानी का तापमान होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस और डॉक्टरी थर्मोमीटर में आप मैक्सिमम कितना माप सकते हैं, सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक, तो इससे नहीं मापा जा सकता। उसके बाद कह रहा है ताप को डिग्री डैश में मापते हैं। किस में मापते हैं, हमारे भारत में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, डिग्री केल्विन में भी माप सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सेल्सियस लिखेंगे। अभी उत्तर मैं आपको सभी के दिखा दूंगा। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं, जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पढ़ा था सूरज की जो रोशनी होती है बेटा वो हम तक आती है और सूरज तो बहुत दूर है और हमारे और सूरज के बीच में तो कोई माध्यम भी नहीं है। हमारा मतलब अर्थ से है, अर्थ और सूरज के बीच में कोई माध्यम नहीं है, बीच में पूरी की पूरी वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो इतनी दूर से रोशनी साथ ही ऊष्मा हम तक कैसे पहुंच जाती है, तो वो एक विधि द्वारा पहुंचती है। उस विधि का नाम क्या था, क्या था, विकिरण। तो इसमें आएगा विकिरण। उसके बाद है ड पार्ट, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि स्टील के चम्मच से हम जो है ना दूध में चीनी मिलाते हैं, तो काफी देर तक वो रखी रह गई। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। बिल्कुल सही बात है, आप देखोगे धीरे धीरे चम्मच का सिरा भी गर्म हो जाता है, जिसे आप पकड़ते हैं बेटा। बहुत गर्म तो नहीं पर महसूस कर सकते हैं कि गर्म हो गया। कह रहे कि ये किस विधि द्वारा गर्म हुआ बताओ। ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो किस विधि द्वारा होता है। याद आ रहा है कुछ। ठोस, द्रव्य, गैस, प्रमुख शब्दों में भी बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने प्रमुख शब्दों के बारे में बताया आपको बेटा। तो यहां पर आएगा बताओ, संचालन, चालन, चालन। क्या कहेंगे बेटा, चालन। तो यहां पर चालन विधि लिख देना। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, इसीलिए बेटा हम सर्दियों के दिनों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो मैंने उत्तर बता दिया, यहाँ पर आएगा गहरे रंग के। तो गहरे रंग लिख सकते हो, गहरे काले लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला आ गया त्वचा और तापमापी, दूसरे में आ जाएगा डॉक्टरी थर्मोमीटर, तीसरे में सेल्सियस, चौथे में बेटा विकिरण, पांचवें में चालन और छठे में
गहरे काले या गहरे रंग, कुछ भी भर सकते हो आप। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी से मिलाइए। अब बेटा मैंने इसके पूरे प्रश्न को नहीं लिखा क्योंकि स्क्रीन पर वो आ नहीं पाता, तो मैंने डायरेक्ट उत्तर दे दिया है। उत्तर में लिखा है मैंने जल समीर के बहने का समय, यानी जल समीर कब बहता है बेटा, तो जल समीर बहता है रात के समय, ठीक है। उसके बाद समुद्र समीर के बहने का समय बताइए, दिन के समय, ठीक है। जल समीर सॉरी थल समीर, जल बोला मैंने इसको, सॉरी, थल समीर बहने का समय रात में और समुद्र समीर बहने का समय दिन में। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय बताइए, कब हमें गहरे रंग के कपड़े पसंद आते हैं, पसंद करने का समय बताइए। ये मैंने यहाँ पर जानबूझ के गलत लिखा है, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे हम बेटा। गहरे रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं, तो बेटा इसको आप उल्टा कर देना, इसको आप सर्दी में डाल देना, ठीक है, क्योंकि हम गहरे रंग के कपड़े कब पसंद करते हैं, सर्दियों में, जिससे कि हमें सर्दी कम लगे। और हल्के रंग के कपड़े हमें कब पसंद आते हैं, गर्मी में। मैंने जानबूझ के ये उल्टा लिखा था क्योंकि कई बच्चे आते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जगह वो यहाँ से उत्तर देख कर चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। होमवर्क तो हो जाता है बेटा पर बाद में मार्क्स नहीं आते हैं। फिर उनके मन में लगता है अरे यार वो यूट्यूब चैनल बेकार है, उसने तो मुझे ऐसा पढ़ाया और मैं तो पास ही नहीं हो पाया। बेटा पढ़ना है, रटना नहीं है और ना ही चीटिंग करनी है। तो ये ध्यान रखना, गहरे रंग के कपड़े हमें पसंद आते हैं सर्दियों में, हल्के रंग के कपड़े हमें पसंद आते हैं गर्मियों में। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों से बने हुए वस्त्र को पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा उष्णता प्रदान करता है, क्यों। हमने पढ़ा कि मोटे वस्त्र की तुलना में जो है कई जो परतें होती है उसमें हमने चादर वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद है। वो भी याद नहीं होगा क्योंकि वीडियो देखी नहीं है, तो वीडियो बेटा देखो जाकर चैनल पर। तो कह रहे हैं कि मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों वाली जो वस्त्र होती है बेटा, यानी कई लेयर पहनते हैं हम, तो उसमें क्या होती है, हवा फंस जाती है, जिसकी वजह से हवा कुचालक होती है और हमारे ऊष्मा को, जो हमारे शरीर की ऊष्मा होती है बेटा, उसे बाहर नहीं जाने देती है। कभी भी याद रखें, हमारे शरीर की ऊष्मा ही हमें बचाती है, बाहर की नहीं। तो इसीलिए उस ऊष्मा को हमें बाहर जाने से रोकना होता है। इसीलिए आपकी मम्मियाँ भी आपको बहुत सारे कपड़े पहनाती हैं सर्दियों में, है ना। मोटा जैकेट पहनने की अपेक्षा हम क्या करते हैं, पतले 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 6-7 कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही उत्तर यहाँ पर बेटा लिख लेना। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, इसका उत्तर यहाँ पर कह रहा है क्या कि आपके पास एक चित्र दिया गया, इस चित्र में मैंने पहले से उत्तर लिख दिया है, उत्तर बना दिया बेटा। तो कह रहा है कि इस चित्र में बताना है आपको कि कहाँ पर संवहन हो रहा है, कहाँ पर विकिरण हो रहा है, कहाँ पर चालन हो रहा है। तो देखो जब भी कभी भी ठोस की बात होती है बेटा, ठोस से ठोस में अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं चालन, ठोस से ठोस। तो देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये दोनों ठोस है, तो इसमें जो हो रहा है वो है चालन। उसके बाद जब द्रव्य में होता है तो उसे कहते हैं बेटा संवहन। तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो द्रव्य हो गया, पानी है, चाय है, दूध है, पता नहीं पर है तो द्रव्य, द्रव्य है तो उसमें होगा संवहन। उसके बाद बेटा जब कभी भी ऊष्मा सीधे तौर पर भिड़ी हुई ना हो, जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप है ना, तो यहाँ से जो ऊष्मा इसमें गई है बेटा वो गई है विकिरण के द्वारा। आपने इंडक्शन चूल्हे वगैरह देखे होंगे, है ना, हीटर की तरह होते हैं वो, उसमें भी बेटा यही होता है, उसे हम कहते हैं विकिरण। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे अंकन 1 में लोहे की जाली से पतीले तक में जो है वो चालन हो गया। उसके बाद अंकन 2 पतीले में स्थिर द्रव्य में संवहन हो गया। अंकन 3 में लौ के ऊपर का जो हिस्सा है बेटा वो उसमें जो स्थानांतरण हो रहा है वो है विकिरण। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या फिर सफेद पेंट किया जाए, व्याख्यान कीजिए। क्योंकि बेटा गर्मियों के दिनों में, क्योंकि देखो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र तो वहां पर गर्मी बहुत पड़ेगी, और अगर आपने गर्म इलाके के क्षेत्रों में गहरे रंग के पेंट कर दिए तो वो तो ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे बहुत ज़्यादा, जिससे दीवारें हो जाएंगी गर्म और घर में लगेगी आपको गर्मी। तो इसीलिए कहते हैं श्वेत कलर के आपको क्या करने चाहिए बेटा, श्वेत कलर के आपको पेंट करा देने चाहिए, जिससे कि श्वेत कलर से ज़्यादा ज़्यादा विकिरण का अवशोषण नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगेगी। जैसे हमने पढ़ा था ना कि गर्मी के दिनों में हमें
श्वेत कपड़े पहनने चाहिए, गाढ़े कलर के नहीं, क्योंकि अगर आप गाढ़े कलर के कपड़े पहनोगे तो आप तो भैया भुन जाओगे भुट्टे की तरह, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना। हाँ, तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिखा है, इस परामर्श के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दीवारों पर श्वेत पेंट करने से दीवारें ऊष्मा का कम दर से अवशोषण करती है, यानी कि उसका अवशोषण कम करती है। यदि दीवारें ऊष्मा को कम अवशोषित करेगी तो अधिक गर्म नहीं होंगी और घर के अंदर भी राहत रहेगी, यानी घर में गर्मी कम लगेगी। उसके बाद बस 4 और प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 ये कह रहा है क्या कि 30 डिग्री से 1 लीटर लिया गया है जल और 50 डिग्री से 1 लीटर लिया गया है जल, दोनों को मिलाया गया है, तो बताइए जो मिलाने के बाद तापमान होगा वो कितना होगा। हमने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, जिसमें आपने याद होगा कि 2 हमने बर्तन लिए थे, टबलर बोला था मैंने उसे, 2 बर्तन लिए थे, एक में गर्म पानी लिया था, एक में ठंडा लिया था, और फिर तीसरा बर्तन लिया जिसमें हमने गर्म में से कुछ और ठंडे में से कुछ समान अनुपात में पानी लेकर उसमें डाला था, और फिर हमने हाथ डुबो कर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उससे हमें पता चला था कि जो दोनों में से निकला हुआ जल था उसका तापमान ठंडे वाले से ज्यादा था लेकिन गर्म वाले से कम था। यानी हमेशा याद रखें कि 30 डिग्री वाले से ज्यादा होगा और 50 से कम होगा। तो कह रहा है कि क्या उन दोनों का जोड़ हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। ये ऑप्शन है बेटा, दीज आर द ऑप्शंस। नहीं, ये तो नहीं होता। उसके बाद क्या इन दोनों का अंतर आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो क्या इसके बीच में होगा, तो कह रहा है कि 50 से अधिक होगा और 80 से कम होगा। नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, ये होगा इनके बीच में। तो कह रहा है कि 30 तथा 50 के बीच में आ जाएगा। तो जो भी 2 तापमान के आपको जल दिए गए हैं, लिक्विड वगैरह है जो भी है, उसके बीच में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9 भी आपके पास कुछ वैसा ही प्रश्न है। 40 डिग्री ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरें और 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर जाएगी, ना तो लोहे की गोली से जल में जाएगी, ना जल से लोहे में जाएगी, और जल से लोहे में जाएगी, या दोनों में ताप वृद्धि कर देगी। बेटा जब दोनों का तापमान समान है, इसका भी 40 है उसका भी 40 है, तो भला तापमान बराबर होने से कैसे कुछ मूवमेंट होगा, है ना, कोई स्थानांतरण नहीं होगा। हमने पढ़ा तो था कि स्थानांतरण बेटा तभी पॉसिबल, तभी संभव हो पाता है जब एक का तापमान ज्यादा हो और दूसरे का कम। अगर दोनों का तापमान बेटा समान होगा तो कोई स्थानांतरण नहीं होगा, ये याद रखना है। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए एक का तापमान कम होना चाहिए और दूसरे का ज्यादा होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए ये ध्यान रखें। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बेटा ख, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ना तो लोहे की गोली से जल में और ना जल से गोली में। उसके बाद है प्रश्न संख्या 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा बताइए। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा। अरे भैया ठंडा क्यों होगा, लकड़ी है वो लकड़ी है, और लकड़ी तो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इसीलिए ठंडा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद है हमारे पास आखिरी प्रश्न। बस आपके सब्र का बांध अब तो टूटने वाला है। अरे भैया कितनी लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा सा और पढ़ लेते। 11वां प्रश्न। स्टेनलेस इस्पात यानी कि जिससे आपके घर में बर्तन बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं बेटा, उसकी कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण बताइए। कॉपर की तली वाले बर्तन वैसे बहुत घरों में कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो महंगा आता है। ऊपर स्टील होता है और नीचे कॉपर की तली होती है, वो महंगा आता है। इसके पीछे वजह होती है कि कॉपर जो है स्टील से महंगा है। पर सवाल उठता है कि अगर वो है आपके घर में या आपने ऐसा कोई बर्तन देखा है, खरीदा है, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कॉपर जो है वो पूरी रूप से धातु है और कॉपर ऊष्मा की अच्छी चालक है स्टील के मुकाबले। इसीलिए उनकी जो पेंदी होती है, नीचे वाला हिस्सा, वो बेटा किसका होता है? कॉपर का, और ऊपर होता है स्टील का। तो ये कह रहा है क्या कि तांबे में लगी जो कढ़ाई को अधिक, तांबे की तली वाली कढ़ाई जो है वो टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। अभी सुंदरता से क्या करना है? स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यही उत्तर है बेटा। और स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा में तांबा साफ करना आसान होता है, तो उत्तर है ऊष्मा का अच्छा चालक। तभी यही वजह है उसके प्रयोग की।
तो उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लगभग 20 मिनट की वीडियो है और इस 20 मिनट की वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए काम का है, भविष्य में आपके लिए कुछ ना कुछ शिक्षा देने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ऐसी नॉलेज मिलती रहे तो उनके साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, सब बने। पता नहीं क्या कुछ बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, समझ गए ना आप लोग।